Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम एनपीए के रेजोल्यूशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों मेक श्योर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी हुई जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि एनपीए क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और इंडिया में वो कौन कौन से मेन चीज़ें हैं जहाँ पर एनपीए हुई थी। जैसे विजय माल्या का केस डिस्कस किया था हमने मेहुल चौकसी का और नीरव मोदी जो जेम्स का व्यापारी था, इनके कुछ एग्जाम्पल देकर हमने पूरा एनपीए उसमें कंप्लीट किया था। दोस्तों अगर आपने नहीं किया तो प्लीज 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 पिछली वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आओगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी, क्लियरिटी ज्यादा बनेगी। ठीक है, आज की क्लास हमारी नाम है कि जो एनपीए होते हैं उनसे टैकल यानी उनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट यानी आरबीआई जो है वो कौन कौन से सख्त कदम और सख्त नियम निकाले हैं इन सब चीजों के लिए, आज हम उस पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बुक से आपका ये टॉपिक दिखाऊं जो हमारी रमेश सिंह की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक आपको यहां पर मिलेगा जहां पर हमने लास्ट क्लास में एनपीए छोड़ा था ना, एनपीए वाला टॉपिक जो हमने छोड़ा था उसके बाद ये पॉइंट आएगा रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए। इसके लिए मैंने अपने पास एक पेज का शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स बनाए, उसके बाद हम बुक से रीडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए। अब ये क्या होता है सुनो ध्यान से, थोड़ा पहले दिमाग में बेस बनाओ। आपको याद है जब मैंने आपको एनपीए पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना एनपीए का मतलब क्या होता है। एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ थोड़ा सा आपको। एनपीए में मैंने बताया था जैसे कॉमर्शियल बैंक होती है उसके लिए लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन्स एंड एडवांस देती है उसके लिए क्या होता है ये एसेट्स होता है। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिन पर आपको जो ब्याज और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होल्डर से मिलता जा रहा है, वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर होल्डर से आपको ब्याज नहीं मिल रहा किसी टाइम पर या प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं मिल रहा तो ऐसे में 90 दिन का वेट करते हैं और अगर 90 दिन तक ना प्रिंसिपल मिला ना इंटरेस्ट मिला तो 91st डेज यानी 90 दिन के अगले ही दिन उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी वो एसेट्स जो अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। सब स्टैंडर्ड यानी 90 दिन से लेकर 1 साल तक लोन नहीं दिया गया तो सब स्टैंडर्ड में डालेंगे, और उसे लोन ना पे करते हुए 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया तो उसे डाउटफुल एसेट्स बोलते हैं। इसके बाद जब बैंक का ऑडिट होता है या जो आरबीआई के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं अगर ये बोल दे कि जो डाउटफुल है अब हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये पैसा नहीं देगा तो इसको फिर हम लॉस एसेट्स घोषित कर देते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हमने अपने पास लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो अभी आपके दिमाग में इमेज बन गया एनपी क्या होता है। आप बस इतना समझना एनपी का मतलब होता है कि अगर 90 दिन तक आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिलता तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर एनपी का अमाउंट जो है हर साल के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई कि बैंक जो है वो लोन देता है लेकिन जो लोन होल्डर है वो डिफॉल्ट करके भाग जाता है, दूसरी कंट्रीज के सिटीजनशिप ले लेता है और वो वहां का सिटीजनशिप का बनकर फायदा उठा लेता है इस चीज का। तो इस बातों को लेकर हमें अब जरूरत ही एनपीओ को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की है, और वो स्ट्रिक्ट एक्शन हमने किस तरीके से लिए वो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहले ये होता है तुम्हारा बेस डेवलप हो गया। दोस्तों मेरी क्लास का मोटिव ये कभी नहीं होता कि टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ाया जाए, हम टू द पॉइंट तब बात करते हैं जब हमारा बेस पूरा क्लियर होता है। तो इसलिए हमारा फोकस होता है पहले हम बेसिक्स क्लियर करें उसके बाद हम टॉपिक पर आए तो हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ बने रहना, हम्बल रिक्वेस्ट है। जो हमारी सारे के सारे लोग सीरीज देख रहे हैं ना, विश्वास मानो आप लोगों को इकोनॉमिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये सीरीज देख ली। दोस्तों इस सीरीज के लिए लोग पैसे पे करते हैं जो हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, रीजन बिहाइंड कि हम जितना हो सके अपने लेवल पे आप कर सकेंगे। ठीक है, चलो बस आपका साथ चाहिए। ठीक है, सुनो अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए। एनपीए का रेजोल्यूशन कैसे होता है। यह ट्रिपल आर पॉलिसी चलाइए, ट्रिपल आर, 1 आर 2 आर 3 आर, ट्रिपल आर जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी। मैं एक एक करके बताता हूं। देखो आपने एनपीए समझ लिया ना, अब एनपीए से टैकल करने के लिए सबसे पहले बोलेगा रेक्टिफिकेशन। पता है क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशन की, इसमें मैं वो वाले लोन लूंगा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज को दिए जाते हैं। जैसे क्या होता है ना कि मान लो मैंने जियो कंपनी को लोन दिया, मान लो मैं एक बैंक हूँ और मैंने जियो कंपनी को क्या दिया, लोन दिया। तो मैं जियो कंपनी को जब लोन दूंगा तो वो मेरे लिए क्या है, कॉर्पोरेट एंटिटी है। इसी तरह मैं रिलायंस को देता हूँ वो भी कॉर्पोरेट एंटिटी है, टाटा को देता हूँ वो भी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, इंफोसिस को देता हूँ, भील इंडिया लिमिटेड को देता हूँ, गेल को देता हूँ, यानी जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज है अगर मैं इनको लोन देता हूँ और कल को ये डिफॉल्ट कर देती हैं तो ऐसे केस में जब ये एनपीए डिक्लेयर जाता है, जब ये कॉर्पोरेट एंटिटीज डिक्लेयर कर दें कि हम पैसा नहीं देंगे 90 दिन तक, तो ऐसे में जब एनपीए बन जाता है तो बैंकों को पता है क्या करना चाहिए। बैंकों को अब उन कॉर्पोरेट ऑफिस में जाना चाहिए, जो बैंक के एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करें, जो उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं उनमें जाए और वो
ये पूछें कि आप पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हो, तो वो बताएंगे हाँ हम इन रीजनों से पैसा नहीं दे पा रहे। तो जो भी उनका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का प्रॉपर एनालिसिस करो कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए थे, और आखिर वो पैसा ना देने के पीछे वो यही होगा कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो वहां पर बैंक से कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उन कंपनी को ओपिनियन देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, फिर जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप हमारा लोन क्या कर दो, आसानी से पे ऑफ कर दो। यानी बैंक यहाँ पर फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, रेगुलेटर का काम नहीं कर रहा, फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। तो यही बात बोली गई कि अगर आपका एनपीए डिक्लेयर हो जाए तो पहले प्यार मोहब्बत से बात करो, कॉर्पोरेट ऑफिसेज के पास जाओ और उनसे पूछो आपने जो लोन लिया था वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए लिया था, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर क्या दो, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दो। दूसरा, गाइडेंस बनाओ उनके लिए। गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप उनको एक अच्छी गाइडेंस दोगे कि हाँ अगर आप इस नक्शे कदम पे चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो अल्टीमेटली उससे फायदा क्या होगा, वो बाद में आपको लोन पे ऑफ कर देंगे। तो उन्हें दो चीजों की जरूरत है, एक्सपर्ट ओपिनियन की और एक अच्छी गाइडेंस की, जिससे फायदा पता है क्या पहुंचेगा कि अगर एक कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट चल पड़ा तो वो लोन को आसानी से पे ऑफ कर देगी और बैंक का एनपीए होने से बच गया। और इस पूरे सेगमेंट को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन। याद रखना, इसके अंदर ना तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट माफ करते हैं या कम करते हैं, ना ही हम लोन की अवधि को कम या ज्यादा करते हैं, यानी जो इंटरेस्ट और जो ड्यूरेशन है लोन का वो बिल्कुल सेम रहता है। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, यानी ये होती है प्यार की भाषा। बोलो क्लियर हुआ। यानी जब भी बैंक का एनपीए डिक्लेयर हो जाए तो सबसे पहले वो क्या करे, रेक्टिफिकेशन करे। कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जाके वो क्या करे, उनको रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, सही करना। उनको एक्सपर्ट ओपिनियन दिए जाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दिए जिससे वो अपनी पॉलिसीज को सही करके पैसा कमाए और बैंक को उनका लोन पे ऑफ कर दे। बोलो पहली स्कीम समझ आई, वेरी गुड। चलो अब दूसरी स्कीम की बात आते हैं, रिकंस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। यहां पर मैं उन एंटिटीज की बात करूंगा जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे L&T। अगर मैं L&T की बात करता हूं तो जो L&T वो क्या करती है, बड़े बड़े हाईवेज वगैरह के, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स वगैरह लेती है। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए लोन लेते हैं, उन अगर वो कल को डिफॉल्ट कर दें, अगर वो कंपनियां कल को डिफॉल्ट कर देती हैं तो उनसे कैसे टैकल करेंगे। सुनो, उनको टैकल करने के लिए सबसे पहली स्कीम, वैसे 3 स्कीम बनाई गई थी, मैं अभी सबसे पहली स्कीम की बात कर रहा हूं, दैट इज 5:25 स्कीम। क्या है स्कीम का नाम, 5:25। इसे 5 ऑब्लिक यानी 5/25 स्कीम भी बोलते हैं। ये बेसिकली किसके लिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए होती है। अब इस स्कीम में क्या बोला जाता है, कहा जाता है कि बैंकों को जब भी लोन देते हैं, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बंदा लोन लेने के लिए आ रहा है वो लॉन्ग टर्म लोन लेगा, वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए नहीं आ रहा है कि 1 साल के लिए 2 साल। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते कि आज मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2 साल में खत्म हो गया, नहीं भाई, वो चलते लंबे लंबे 5 साल 10 साल भी लग जाते कभी कभी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है तो बैंकों को हर 5 साल में रिव्यू करना चाहिए कि उनके लोन का क्या स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि पहले वो एनपीए होने का वेट करें, फिर एनपीए होने के बाद वो बाद में क्या करें, रेक्टिफिकेशन करें। नहीं, आप एनपीए होने से पहले ही हर 5 साल में रिव्यू करो, लोन का रिव्यू करो कि क्या स्टेटस है, क्या उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो सारी की सारी चीजें देखें। नंबर 2, अगर चाहें अगर बैंक चाहे तो अपना पैसा डुबाने या तो डुबा लें, या डूबने के लिए मतलब डुबाने से बचाने के लिए बैंक क्या कर सकती है, उन लोन का ड्यूरेशन बढ़ा सकती है। वो बोल सकती है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सही नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारी लोन की अवधि 10 साल थी ना, हम बढ़ा के 15 साल कर देते हैं, या हम बढ़ा के 20 साल कर देते हैं, लेकिन याद रखना 25 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। यानी बैंकों के पास पावर होती है, वो चाहें तो अपने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ा सकती है, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकती है, जिससे कि थोड़ा प्रेशर कंपनी के ऊपर कम हो जाए, लेकिन कितना, 25 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और इसी स्कीम को बोला गया 5:25 स्कीम। बोलो क्लियर है। दूसरा था स्ट्रेटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, स्ट्रेटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, इसे हम SDR बोलते हैं, नाम याद कर लो, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, डेट का मतलब क्या होता है, उधारी। याद रखना 2 चीज़ें होती हैं, उधारी 2 तरीके से ली जाती है। एक वो उधारी जो हम बाहर वालों से लेते हैं जिसे डेट बोलते हैं, और एक वो उधारी जो हम अपने फैमिली मेंबर से लेते हैं जिसे हम इक्विटी बोलते हैं। डेट और इक्विटी 2 अलग अलग चीज़ होती है। डेट मतलब बाहर के बंदे से उधार लिया, और इक्विटी का मतलब कि हमने उसको मालिकाना हक दे दिया। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो बैंक लोन होता है वो कंपनी के लिए क्या होता होगा, एसेट्स मतलब लायबिलिटी होता होगा ना, लायबिलिटी में भी क्या होता है, डेट। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो उसके लिए क्या है, डेट मतलब उधारी है। अब जब उधारी है तो ऐसे में बैंक ने देखा भाई ये कंपनी जो है ये लोन नहीं दे रही है, ये कंपनी क्या बन गई है, एनपीए बन गई है। तो एक तरीका क्या है रीस्ट्रक्चरिंग में, एक तो था 5:25 वाला, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है, लेकिन मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई है तो उस पर SDR लगा दो, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग।
इसके तहत क्या करो, उसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। मतलब आप अभी उसके क्या हो, उधारी वाले होल्डर हो, आप उसमें मालिकाना हक ले लो, उसकी कंपनी के 51% शेयर खरीद लो। मतलब 51 क्या खरीद लो, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जैसे मान लो एक कंपनी ने 10 करोड़ का लोन लिया। अब जब 10 करोड़ का लोन लिया तो ना तो वो ब्याज दे पा रहा, ना वो प्रिंसिपल अमाउंट दे पा रहा। मान लो उसने 10 करोड़ में से 8 करोड़ दे दिया। ध्यान से सुनो, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 करोड़ में से उसने क्या किया, 8 करोड़ दे दिए, 2 करोड़ नहीं दे पाया। अब जब 2 करोड़ नहीं दे पाया तो वो एनपीए बन गया। एनपीए बन गया तो बैंक इस कंपनी के पास आएगी और अपने जो डेट है, जो अभी कंपनी की बैलेंस शीट में जो बैंक है वो डेट में लिखी होगी, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दे, यानी मालिकाना हक ले ले। और मालिकाना हक बताओ 2 लाख का ले या पूरे 10 लाख का? यहां बोला गया पूरे 10 लाख का। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये नहीं कहा गया कि डिफॉल्ट अमाउंट, ये नहीं, पूरे प्रिंसिपल अमाउंट का क्या कर लेगी, उसके बराबर के इक्विटी शेयर ले लेगी। जैसे इक्विटी शेयर बैंक के पास आएंगे, बैंक के पास क्या रहेगी, होल्डिंग आ जाएगी। बैंक के हाथों में क्या रहेगी, होल्डिंग। अब बैंक उसको अपने तरीके से चलाएगा ताकि वो प्रॉफिटेबल बन जाए और बैंक अपना लोन क्या कर ले, वहां से रिकवर कर ले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो ऑनर्स थे, जो पहले से इक्विटी लेकर बैठे थे, उन्होंने कहा इससे तो हमारी होल्डिंग डिवाइड हो गई। जो हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो बेस बढ़ गया, बेस बढ़ेगा तो ईपीएस कम हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर है भाई साहब, उन्होंने इतना ज़्यादा हड़कंप मचा दिया कि ये जो आरबीआई करी है वो बहुत गलत करी है। यानी उन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि एसडीआर को खत्म करो। उन्होंने क्या किया, एसडीआर पर खत्म करने पर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अभी एक बात हो, पहले एसडीआर समझ आया तुम लोगों को? भाई एसडीआर क्लियर है नहीं क्लियर है? एसडीआर में क्या था कि जो डेट है उसे इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, ऑनरशिप होल्डिंग लोगों की कम हो जाएगी, बैंक की होल्डिंग बढ़ जाएगी। कितने अमाउंट तक की, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, डिफॉल्ट अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट। और बैंक अब अपने तरीके से चीज़ों को यूज़ करेगा, अपने एक्सपर्टाइज लोग वहाँ बैठा लेगा, जिससे कंपनी प्रॉफिटेबल बने और लोन की रिकवरी कर पाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनकी जो होल्डिंग है वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे। इसके बाद क्या हुआ, इसी को देखते हुए, इसी की डिमेरिट को देखते हुए एक नई चीज़ बनाई जिसको बोला गया स्कीम फॉर स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। इसे S4A बोलते हैं। S4 का मतलब 3 S है, स्कीम, सस्टेनेबल, स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेस। ये 4 S है ना, तो S4A फॉर एसेट्स। बोलो क्लियर हुआ? इसमें पता है क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि भाई पहली बात तो ये स्कीम जो है आरबीआई के द्वारा 2016 को लॉन्च की गई। इसमें बोला कि डेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्विटी में। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं, जितना अनपेड अमाउंट है। यानी मान लो एक बैंक ने किसी को 10 करोड़ रुपए दिए, उसने 8 करोड़ लौटा दिए लेकिन 2 करोड़ नहीं लौटा पाया और उसका एनपीए बन गया, तो 2 करोड़ ही आप इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न ले सकते हो। और इक्विटी में भी इक्विटी शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर लोगे। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, सिर्फ आपको मालिकाना हक मिलता है लेकिन वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलते, जिसके चलते जो शेयर होल्डर का पैटर्न है वो बिगड़ता नहीं है, जिसके चलते शेयर होल्डर का पैटर्न बिगड़ता नहीं है। लेकिन इसके अच्छे मेरिट क्या थे कि इससे कोई शेयर होल्डर का पैटर्न बिगड़ता नहीं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे वो उतने के उतने रहते हैं, बस बैंक को क्या मिल जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर मिल जाते हैं। अब इससे बैंक को फायदा ये होता है कि जब उसे प्रेफरेंस शेयर मिलता है, कल को डिविडेंड की जब पेमेंट होने के लिए होती है तो इक्विटी से पहले पेमेंट किसे मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती है। तो यानी रिस्क थोड़ा कम होता है, भले ही वोटिंग राइट नहीं है, बट क्या हुआ, एटलीस्ट हमें होल्डिंग तो मिल गई कंपनी की। और बैंक को जो डिविडेंड है वो पहले मिलेगा, किसे, इक्विटी से। तो ये इसके मेरिट हो गए। बोलो ये स्कीम समझ आई? अल्टीमेटली हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा बता दूं, हम एनपीए को कैसे एनपीए होने से रोके उसके बारे में बात करें, और हमारा एनपीए हो गया तो उसकी रिकवरी हम कैसे करें। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। पहले वाले आर के अंदर रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने उनकी पॉलिसीज में चेंज करने की कोशिश की, उनको गाइडेंस दी। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमने पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की, 5:25 पॉलिसी लेकर आए, हम एसडीआर लेकर आए और हम 4SA लेकर आए, S4A। बोलो क्लियर हुआ तीनों? चलो इसके बाद रिकवरी मोड की बात करते हैं। रिकवरी का मतलब है भाई साहब, अब यहां पर कॉलर पकड़ा जाएगा। कॉलर आप समझ गए, कॉलर पकड़ के ऊपर उठाया जाएगा, कहेगा अरे तूने मेरा पैसा नहीं दिया। ये कुछ ऐसे ही है। यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले सारफेसी एक्ट 2002 को लॉन्च किया है। दोस्तों टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा सारफेसी और बैंक्रप्सी का। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो वो इसी पर बेस्ड होगी, इस पर मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, बट अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। रिकवरी में हमारे पास एक सारफेसी एक्ट 2002 को लॉन्च किया गया। इसमें क्या बोले, अगर किसी बैंक का एनपीए हो जाता है तो बैंक क्या करे, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दे उस कंपनी के अगेंस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसके अगेंस्ट केस फाइल करेगी और जो बैंक है उसको उसका पैसा लौटाने में उसकी मदद करेगी। कौन बोलता है, सारफेसी एक्ट बोलता है। कौन बोलता है, सारफेसी एक्ट बोलता है कि 1990 से पहले जब भी एनपीए होता तो बैंक क्या करती थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाती थी। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो वो याद है डायलॉग तुम्हें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड कब मिलेगा इंसाफ, तारीख पे तारीख। मतलब कहने का कि इसमें तारीख पे तारीख मिलती थी, बैंक वाले फिर फंस जाते थे, बेचारों को पैसा मिलने में बहुत डिले लगा था, डिसीजन बहुत डिले, भाई साहब इतने सारे केसेस हो जाते थे। तो कहा गया कि 1991 में नरसिंघम कमेटी आई, सबसे पहली कमेटी कब आई थी, नरसिंघम राव की 1991 में आई। इसमें कहा गया
गया कि आप एक काम करो, ये सब छोड़ दो, आप एक ट्रिब्यूनल बनाओ जिसे बोलेंगे DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या करेगा कि ये वो एक ऐसी कोर्ट होगी, स्पेशल कोर्ट होगी जो बेसिकली इसी टाइप के केसेस लेगा जिसे तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी आपको, और मिलेगी तो कम से कम तारीख मिलेगी। आप बात समझो, मतलब स्पेशल कोर्ट बना दो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं बल्कि एक स्पेशल कोर्ट बना दो जिसमें एनपी वाले ही केस जाएंगे। इसे बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लेकिन इससे काम नहीं चला, अगेन कुछ टाइम के बाद इतने सारे केसेस हो गए, फिर वही हाल पड़ गया, तारीख पे तारीख। तब 1998 के अंदर क्या हुई, नरसिंहा राव की दूसरी कमेटी है। इस कमेटी ने रिकमेंड किया सारफेसी एक्ट को, और कहा गया सारफेसी एक्ट के तहत क्या करो, आप एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाओ। ये कंपनी क्या करेंगे, वसूली का काम करेंगे। ये जो कंपनी होती है ना, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बैंकों को बोलती है अगर तुम्हारा कोई एनपीए हो गया ना, तुम हमारे पास लेकर आओ, हम उसको खरीद लेंगे और तुम्हें पैसा दे देंगे, बाद में हम जैसे रिकवर करना चाहे हमारे ऊपर है। मतलब ये मान लो 1 करोड़ का एनपीए है, तो बैंक इनको बोलता है कि भाई 1 करोड़ का एनपीए और हमसे तो वसूली नहीं हो पा रही, तो ये कंपनी कहती है कोई बात नहीं, हम 1 करोड़ के अगेंस्ट आपको 40 लाख रुपए दे रहे हैं। वो आप सोचोगे 1 करोड़ के बदले 40 लाख रुपए बैंक क्यों लेगी, भाई बैंक का तो पूरा 1 करोड़ डूब रहा है ना, उसे 40 लाख मिल रहे हैं, उतने में संतुष्ट हो रहा है। 60 लाख का लॉस होना, 1 करोड़ का तो नहीं हुआ। अब एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, उससे वसूली का काम करेगी। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर आ गई। अब वो कितने भी वसूल करे, 40 लाख के ऊपर वो जितने वसूल करेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। लेकिन जानते हो क्या हुआ, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि ये जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती है, ये विजय माल्या, नीरव चौकसी और नीरव मोदी जैसे और मेहुल चौकसी जैसे लोन के लिए तो हम ही भर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट के लिए हम ही नहीं भरती, ये बड़े बड़े अमाउंट के लिए करती है। लेकिन फिर भी छोटे अमाउंट के लिए कौन करे, तो एनपीए का तो अभी भी दिक्कत बनी रही, एनपीए की तो दिक्कत फिर अभी भी बनी रही। तो एक बार दोबारा बता दूं, सारफेसी एक्ट में क्या हुआ था कि जो हमारे एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इनको डेवलप किया गया, तो एनपी जो बैंक के एनपी होते हैं वो इनको सेल कर देते थे सब्सिडाइज रेट पे, डिस्काउंट रेट पे। फिर बाद में ये जो कंपनी होती है ये क्या करती थी, रिकवरी करती थी उस व्यक्ति से जिसने एनपी किया हुआ है। बोलो क्लियर हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसमें क्या हुआ था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बीच में आया। अब ये जो आपने देखा ना, ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो अब इसका पार्ट बन गया सारफेसी एक्ट का। मतलब ये जो अलग यूनिट खोली थी इसको हमने इसी के साथ मर्ज कर दी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि अभी जो है, जो हमारा ये है ना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वो अब सारफेसी एक्ट के अंदर कवर की जाती है। बोलो क्लियर हो। अच्छा, एक थोड़ी नॉलेज की बात बता दूं, थोड़ा हटके है, वो ये कि अगर कोई बैंक मान लो लोन देती है तो बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी लेती है, तो कहा जाता है कि जब आपका एनपीए हो जाता है तो आप उस कोलेटरल सिक्योरिटी से अपने लोन की पे ऑफ करवाओ, तो आपको वो सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी। तो यार अपना 7 साल का टाइम होता है, 7 साल के अंदर उस सिक्योरिटी को बेचना पड़ता है, 7 के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। हमारे आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है कोलेटरल सिक्योरिटी को 7 साल में सेल करके बैंक अपना पैसे रिकवर कर सकता है, 7 साल, उससे ज्यादा नहीं। अब एक बात देखो, रिकवरी के अंदर हमने पहला काम क्या किया, सारफेसी एक्ट 2002 को लॉन्च किया। इसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, बैंक्रप्सी कोड किया। इसका पूरा नाम होता है आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। वैसे अभी सिर्फ एक सरफेस नॉलेज दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा ही डिटेल डिस्कस कराऊंगा, ध्यान से सुन लेना ये चीजें। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये क्या करता है, पहली बात तो इसको कौन गवर्न करता है, इस अथॉरिटी पर क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। इसको गवर्न करने वाली अथॉरिटी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बोलते हैं। जैसे कोई भी कंपनीज एक्ट होती है ना, कंपनी बनती है तो उसे एमसीए में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, लेकिन उसकी गाइडलाइन को संभालने के लिए कौन होता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उसने क्या किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेकर आया 2016 के अंदर। इसके अंदर पता है क्या होता है कि जैसे लेट सपोज कि एक वित्तीय समावेश होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी थोड़ा सा ऐसे समझो कि एक कंपनी है, उसने मान लो जियो है, जियो ने कहा मुझे 20,000 करोड़ का लोन चाहिए। क्या लगता है आपको कि वो किसी एक बैंक की औकात होगी इतना लोन देने की? नहीं, 2-3 बैंकें मिल जाएंगी। मान लो 3 बैंकें मिली, एक बैंक ने दिया 5 करोड़, एक ने दिया 5 करोड़ और एक ने दिया 10 करोड़, तो तीनों बैंकों ने मिला के कितने रुपए इकट्ठे कर दिए, 20 करोड़, और दे दिए मुकेश अंबानी को। अब कल को मुकेश अंबानी ये पैसा नहीं देती है और ये लोन हो जाता है एनपीए, तो कितना पैसा डूबा, 20 करोड़। अभी तीनों बैंकें मिलकर क्या करेंगे, एक लिक्विडेटर यानी एक पर्सन को अपॉइंट करेंगी, और वो लिक्विडेटर क्या करेगा कि इनके पास जाएगा, इनकी कंपनी के पास, और इनकी कंपनी को बोलेगा भाई ऐसे तुमने जो एनपीए किया है उस हिसाब से जो है जो 20,000 करोड़ तुमने नहीं दिए, अब हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो है सील करेंगे, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचकर बैंकों को बैंक का पैसा वापस करवाएंगे। तो अब ये सारा जिम्मा किसको दे दिया, लिक्विडेटर को। किसने, यही जो बैंकों का ग्रुप था इन्होंने दिया, और इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो कि 2016 के अंदर लॉन्च किया गया। तो आपने कुल मिला के एक चीज क्या सीखी कि भाई हमारे यहाँ पर जो एनपीए होता है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। बोलो पॉइंट क्लियर है,
एनपीए को कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो पॉइंट क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि 3 आर होते हैं, रेक्टिफिकेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी। रेक्टिफिकेशन में उसके एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह गाइडेंस ली जाती है और इसके अंदर 5:25 पॉलिसी चलाई जाती है। इसमें स्ट्रेटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर S4A स्कीम होती है और रिकवरी के अंदर सारफेसी एक्ट को लॉन्च किया गया जिसके अंदर ट्रिब्यूनल हमने बनाई थी अपने पास, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और यहाँ पर बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। बोलो यहाँ तक के पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। चलो अब हम बढ़ते अपने आगे। अब यही चीज हम करेंगे अपने पास। तो ये देखो यहाँ पर बुक के अंदर ये टॉपिक आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, रेजोल्यूशन ऑफ द एनपीए। मैं थोड़ा इसका फोकस सही कर दूं। हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए। अब इसमें देखो इन्होंने ना बहुत सीधे तरीके से दे दिया, मतलब 1 2 3 4 करके दे दिया, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि जो रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए होता है इसमें ट्रिपल आर का यूज ये बुक में नहीं दे रखा। अब आप कहोगे सर ये आप कैसे कर लेते हो, इसका राज क्या है? दोस्तों राज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने अलग अलग जगहों पर इतनी सारी पढ़ाइयाँ की है बैंकिंग से रिलेटेड, या इस पूरी बुक में जो चीज़ें दे रखी हैं ना वो मैंने अपनी सीए में भी पढ़ाई की हुई है, एमबीए में भी की हुई है, इको ऑनर्स में भी की हुई है, और यूपीएससी की जब तैयारी हो रही थी तो उस टाइम भी मैंने पढ़ाई की थी अलग अलग जगह से। आईएएस उसमें श्री राम आईएएस की बुक हो गई, नितिन सिंघानिया की बुक हो गई, मतलब कई सारी बुक्स हैं जिनको मैंने पढ़ा हुआ है। तो जिस बुक का जो मटेरियल मुझे अच्छा लगा वो चीज़ें उठा के मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये बल्कि बहुत ही कन्फाइंड नोट्स हैं, क्लियर है। बाकी आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। चलो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब बुक में तो ना सीधी सीधी चीज़ें दे रखी हैं। अब देख लो आप बुक में आपको समझ ये ना गलती से मुझसे ना 1 लिख रहा था, ये 5 मतलब हट गया यहाँ से। 5/25 रिफाइनिंग स्कीम, ये क्या थी बताना कि हम आपको 5 सालों में रिव्यू करेंगे और 25 साल तक आपका जो पीरियड है वो हम बढ़ा सकते हैं। वही लिखा है अंडर दिस स्कीम लेंडर जो है वो अलाउ करेगा कि आपका टेन्योर पीरियड 25 साल तक बढ़ा दिया जाए मैक्स टू मैक्स, और हर 5 साल पे वो आपकी लोन का रिव्यू करे जिससे एनपीए होने चांस कम हो जाए। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आपको याद है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सारफेसी एक्ट के अंदर खोली गई थी जिसका मेन काम क्या था, वसूली करने का। बैंक के अपने बैड डेट्स को या एनपीए को क्या कर देती थी, इनको ट्रांसफर कर देती थी सब्सिडाइज रेट पर, फिर ये क्या करती थी, वसूली करने का काम करती थी। बोलो क्लियर हुआ? ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि आज की डेट में जो परचेज प्राइस होता है लोन का उससे कम प्राइस पर बैंक को ये बेची जाती है, और फिर बैंक क्या करती है, इनको बेचने के बाद लोन की रिकवरी का जिम्मा एबीसी को दे देती है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देती है। फिर हमने पढ़ा एसडीआर, स्ट्रेटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन। याद है इसमें डेट को किस में कन्वर्ट करते थे, बोलो बोलो, डेट को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते थे, और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट से। हो सकता है जैसे 10 करोड़ का अमाउंट था उसने 8 करोड़ दे दिए तो वैसे 2 करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन इसमें पूरे 10 करोड़ से क्या कर दिया जाता था, इक्विटी शेयर बाय कर लिए जाते थे, जिससे कि बैंक की होल्डिंग आ जाती थी। अब बैंक उस पर अधिकार जमा लेता था। तो ये कब आया था, जून 2015 के अंदर आया था। इस स्कीम के अंदर बैंक के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कन्वर्ट कर सकती है डेट को, डेट ऑफ कंपनी किसमें, इक्विटी के अंदर। कितना परसेंट, मोर देन 51% शेयर वो अपने पास रख सकती है, जिससे मैक्सिमम वोटिंग राइट बैंक के पास आ जाते थे। फिर आते हैं एसेट्स क्वालिटी रिव्यू। अच्छा, एसेट्स क्वालिटी रिव्यू के अंदर क्या होता है, ये चीज़ मैंने उसमें नहीं लिखी बट यहाँ लिखी हुई है। इसमें क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, जो भी आपका एसेट्स कोलेटरल सिक्योरिटी पर है उसका टाइम टू टाइम रिव्यू करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वैल्यू डाउन हो रही हो और हमारा लोन चुकता ना कर पाए, ये सारी चीज़ें वो देखती है। फिर आता है S4A, स्कीम फॉर सूटेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर जो भी आपका डिफॉल्ट अमाउंट है, डिफॉल्ट अमाउंट उतने की आपको इक्विटी मिल जाती है, और इक्विटी भी नहीं मिलती बल्कि प्रेफरेंस शेयर मिलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जून 2016 के अंदर लॉन्च की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसमें क्या किया जाता है कि स्ट्रेसली बैंक के उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी, और इक्विटी में भी कौन सा, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा एक टॉपिक था, रेजोल्यूशन ऑफ द एनपीए। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया हो, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बैंक्रप्सी और ये जो सारफेसी एक्ट है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बोलो क्लियर है? चलो सो गाइस आज के लिए इतने हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो और साथ में आप करंट अफेयर भी करना चाहते हो तो इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे हम डेली हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस लेकर आते हैं, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। डेली सुबह 9 बजे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, वीडियो आते ही आपको तुरंत मिलेगा। और द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF फाइल है ये भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।